So, hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the questions of peer review. नवंबर 21 तक के आरटीपी के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सारे क्वेश्चंस करेंगे peer review के एंड साइड बाय साइड नोट्स भी ओपन है, हम उसको याद भी करेंगे। और हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। ज़्यादा टाइम वाइम नहीं लगता है, बेल के वो घंटे वंटे दबानी हो नहीं दबानी हो वो आपकी इच्छा, सब्सक्राइब कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो आओ, तो MCQs के लिए तो सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। हम तो इधर जो है Q&A करेंगे। तो पैट स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड क्या क्या है, तो हम पहले नोट से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पैट स्टैंडर्ड्स को जो है 4 पार्ट में बांट के रखा है। पहले पॉइंट में सारे के सारे स्टैंडर्ड्स लिखेंगे। तो सारे स्टैंडर्ड्स मतलब AS और इंडेस, राइट, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स। तो ICAI ने इशू करा है AS इंडेस, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स। तो पहले में सारे स्टैंडर्ड्स हो गए। दूसरे में आपके सारे अदर आइटम्स हो गई, जैसे कि स्टेटमेंट्स हो गए, गाइडेंस नोट हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, प्रोनाउंसमेंट हो गए, डायरेक्शंस हो गए। तो उसका ऊपर बोलते हैं डिंग्स। डिंग्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, नोटिफिकेशन, गाइडेंस नोट, स्टेटमेंट, ये डिंग्स हो गए, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने इशू करे AS इंडेस, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड, इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड, पहले में स्टैंडर्ड्स, दूसरे में अदर डिंग्स हो गए, डायरेक्शंस, नोटिफिकेशन, गाइडेंस नोट, स्टेटमेंट्स। तीसरे में आएगा फ्रेमवर्क। अब इसमें सिर्फ फ्रेमवर्क की बात होगी। फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, फ्रेमवर्क ऑफ SAEs, SQC, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, फिर SAE, SQC, ये फ्रेमवर्क इधर हो गए। तो एक तो हो गया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये जो भी है। एक हो गया हमारा डिंग्स, तीसरे में हो गया फ्रेमवर्क, फिर एक हो गया हमारा फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रेमवर्क फॉर SAEs, मतलब ये जो ऊपर के जो SAEs ये जो भी है ना, इन पे फ्रेमवर्क। फिर रेलेवेंट स्टैचू मतलब अदर लॉज, रेलेवेंट स्टैचू, रेलेवेंट रेगुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक इंगेजमेंट, क्योंकि अगर कभी स्पेसिफिक इंगेजमेंट है तो उसमें आपको रेलेवेंट कुछ अदर स्टैचू और अदर इंगेजमेंट, अदर रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। एक हो गया स्टैंडर्ड्स, एक हो गया अदर डिंग्स, तीसरा हो गया फ्रेमवर्क और रेलेवेंट स्टैचू एंड रेगुलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक इंगेजमेंट। ठीक लिखा हुआ है कि पहले में अकाउंट AS हो गया, स्टैंडर्ड्स हो गए, फिर जो है अदर डिंग्स हो जाते हैं, फिर फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रेमवर्क फॉर SAEs एंड SQC, एंड देन रेलेवेंट स्टैचू रेगुलेशंस, राइट, रेलेवेंट स्टैचू रेगुलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक इंगेजमेंट। चलो, द एलिमेंट्स ऑफ स्किल, एक्सपीरियंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रिव्यूअर, जो लिखा है द एलिमेंट ऑफ स्किल, एक्सपीरियंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रिव्यूअर आर इंश्योर बिफोर इनिशिएटिंग देम इन पीयर रिव्यू प्रोसेस। क्या लिखा हुआ है? द एलिमेंट ऑफ स्किल, एक्सपीरियंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रिव्यूअर आर इंश्योर्ड बिफोर इनिशिएटिंग देम इन पीयर रिव्यू प्रोसेस। जब पीयर रिव्यू प्रोसेस में इनको लेकर आते हैं पीयर रिव्यूअर को, तो उनका स्किल, एक्सपीरियंस और इंडिपेंडेंस देखना चाहिए। ले देखिए, वो स्किलफुल होना चाहिए, एक्सपीरियंस एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इधर डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी 3 पॉइंट होते हैं, ये 3 पॉइंट हमको ध्यान रखना है। क्या लिखा हुआ है? बी अ मेंबर विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आपको CA इन प्रैक्टिस में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो, आपकी जो रिक्विजिट ट्रेनिंग है वो भी ओवर हो गई हो, और आपने एक डिक्लेरेशन दे दिया एज प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पीयर रिव्यू अपॉइंटमेंट। तो एक्सपीरियंस्ड हो आपने ट्रेनिंग, सारी रिक्विजिट ट्रेनिंग कर लिया एज प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड एंड आपने एक डिक्लेरेशन दे दिया। ये डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि हमने आपका पीयर रिव्यू हमने एक्सेप्ट किया है। डिक्लेरेशन के हम ये सारे जो है डिटेल्स कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करेंगे। तो डिटेल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, डिटेल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये डिक्लेरेशन कि आपने डिक्लेरेशन दे दिया एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, तो डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। और आपने ऑडिट किया है लेवल 1 एंटिटी का 7 साल तक, टू बी एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग पीयर रिव्यू ऑफ लेवल 1 एंटिटी। और आपने ऑडिट किया है लेवल 1 एंटिटी का फॉर एटलीस्ट 7 ईयर, जिसको आप इन्हांस कर दिया है। देखो, ये तो है कि एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, बट इधर समझो, ओके हाँ, इसमें भी यही लिखा है कि एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लेवल 1 एंटिटीज़ हो।
साथ ही साथ 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लेवल 2 एंटिटीज़ हो। जैसे और में देखो ये तो एंड में है, फिर उसके बाद या तो ये हो जो भी है, आपने अंडर को करा है लेवल 1 एंटिटी का ऑडिट फॉर एटलीस्ट 7 ईयर। तो आपने ऑडिट किया है लेवल 1 एंटिटी का 7 ईयर्स तक, या आपकी खुद की एंटिटी का ऑडिट हुआ है फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। तो या तो आपने किसी किया है या तो आपका ऑडिट हुआ है, मतलब 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, अंडर हो गई आपकी ट्रेनिंग, CA प्रैक्टिस, और आपने डिक्लेरेशन फर्निश कर दिया, और या तो आपने लेवल 1 एंटिटी का ऑडिट किया है या तो आपका ऑडिट हुआ है एज ए लेवल 1 एंटिटी। अब फॉर बीइंग अ रिव्यूअर मेंबर शुड नॉट हैव, तो कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शंस या पेंडिंग प्रोसीडिंग, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शंस पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, पेंडिंग प्रोसीडिंग, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, गिल्टी नहीं होना चाहिए, नॉट फाउंड गिल्टी बाय कोर्ट, बोर्ड, काउंसिल, बोर्ड और कमेटी, उनके द्वारा गिल्टी नहीं होना चाहिए। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग, कोई सी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हो, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स नहीं हो, तो कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं हो, कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स नहीं हो, नॉट फाउंड गिल्टी बाय कोर्ट, ठीक है, नॉट फाउंड गिल्टी बाय कोर्ट, प्रोसीडिंग्स भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट गिल्टी भी नहीं होना चाहिए कोर्ट, काउंसिल, बोर्ड, कमेटी द्वारा। तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, गिल्टी बाय काउंसिल, बोर्ड या कमेटी। गिल्ट देखो, एक तो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स से गिल्टी हो गए, गिल्टी से और बड़ा और कन्विक्ट, नॉट बीइंग कन्विक्टेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, तो कन्विक्टेड भी नहीं होना चाहिए बाय कोर्ट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। तो देखो, देयर शुड बी नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक पीयर रिव्यूअर है, वो प्रैक्टिस यूनिट का करेगा ना, जैसे कैसे प्रैक्टिस यूनिट के पर्सनल पार्टनर्स, इनके साथ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, कोई सा भी डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं हो, फिर देन पेंडिंग नहीं हो प्रोसीडिंग्स, गिल्टी नहीं हो, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स नहीं हो, गिल्टी नहीं हो बाय कोर्ट, बाय काउंसिल, गिल्टी ना, तो गिल्टी नहीं हो बाय काउंसिल, बोर्ड, कमेटी, नॉट कन्विक्टेड बाय कोर्ट इंडिया, आउटसाइड इंडिया फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड। तो साथ ही साथ वो फिर प्रोफेशनल असाइनमेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता फॉर अ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और 2 साल बाद और 2 साल पहले। तो रिव्यूअर शैल नॉट एक्सेप्ट एनी प्रोफेशनल असाइनमेंट फ्रॉम द प्रैक्टिस यूनिट। तो प्रैक्टिस यूनिट से आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते प्रोफेशनल असाइनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, बिफोर और आफ्टर दोनों। तो आप असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते प्रैक्टिस यूनिट से। तो अपन ने क्या बात करी कि सबसे पहले कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 1 एंटिटी में ऑडिट करे हुए, और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 2 में। और भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, 10 साल का एक्सपीरियंस लेवल 1 एंटिटी में या एंड 7 साल का एक्सपीरियंस लेवल 2 में, एंड डिक्लेरेशन दे दे, अंडरगो कर ले ट्रेनिंग, डिक्लेरेशन दे दे ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, अंडरगो करे ट्रेनिंग, और ऑडिट करा हो लेवल 1 एंटिटी का फॉर एटलीस्ट 7 ईयर, और या तो उसका ऑडिट हुआ है एज लेवल 1 एंटिटी फॉर 7 ईयर्स। फिर देन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, कन्फ्लिक्ट वो जो इंटरेस्ट होता है ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो बिटवीन PU मेंबर एंड पर्सनल, विथ PU मेंबर एंड पर्सनल। साथ ही साथ डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं हो, गिल्टी नहीं हो बाय कोर्ट, काउंसिल, बोर्ड और कमेटी, कन्विक्ट नहीं हो बाय कोर्ट इंडिया और आउटसाइड इंडिया फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। साथ ही साथ आप प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते प्रैक्टिस यूनिट से, एटलीस्ट 2 साल पहले और बाद में। अब आयुष, अ प्रैक्टिसिंग CA इज़ अपॉइंटेड टू कंडक्ट अ पीयर रिव्यू, वो अपॉइंट हुआ है कि चलो पीयर रिव्यू कंडक्ट करो प्रैक्टिस यूनिट का। कौन से एरियाज एक्सक्लूडेड है? लो, अगर हम बात करें तो सारे एश्योरेंस इंगेजमेंट पीयर रिव्यू में आ जाते हैं, एश्योरेंस इंगेजमेंट पीयर रिव्यू में आ जाते हैं, जैसे ऑडिट, अटेस्टेशन सर्विस, ऑडिट डायरेक्शंस, ये सब पीयर रिव्यू में आते हैं। तो पीयर रिव्यू में आप रिव्यू करते हो सारे एश्योरेंस सर्विसेज, पर कौन सी चीज़ें आप रिव्यू नहीं करते हैं? एक तो नॉर्मल इंगेजमेंट, 3 इंगेजमेंट, टैक्स रिटर्न इंगेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन इंगेजमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इंगेजमेंट। तो टैक्स रिटर्न, रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इंगेजमेंट ये नहीं लेते, ये पहले इंगेजमेंट। फिर 2 एक्सपर्ट, टेस्टिफाइंग एज एक्सपर्ट विटनेस या एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS लॉ, एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट एडवाइस, टैक्स एडवाइस अगर आप जो दे रहे, तो 3 हो गए इंगेजमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इंगेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन इंगेजमेंट, टैक्स रिटर्न इंगेजमेंट। 2 एक्सपर्ट के हो गए, टेस्टिफाइंग एज एन एक्सपर्ट विटनेस
और एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हो, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, टैक्स एडवाइस दे रहे हो, एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लॉ, टैक्स एडवाइस दे रहे हो। फिर है फिनेंशियल स्टेटमेंट, कंपाइलेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपाइलेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन, कंपाइलेशन, कोलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिपरेशन, कंपाइलेशन एंड कोलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अदर देन फिनेंशियल स्टेटमेंट। एक होता है कंपाइलेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपरेशन, कंपाइलेशन, कोलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अदर देन फिनेंशियल स्टेटमेंट। और ड्यू डिलिजेंस भी आता है। तो 4 इंगेजमेंट हो गए, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इंगेजमेंट, ड्यू डिलिजेंस इंगेजमेंट, टैक्स रिप्रेजेंटेशन इंगेजमेंट, टैक्स रिटर्न इंगेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन इंगेजमेंट। फिर 2 फिनेंशियल स्टेटमेंट के और 2 एक्सपर्ट के। अगला, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टेप वाइज अप्रोच, पीयर रिव्यूअर की स्टेप वाइज अप्रोच, कि पीयर रिव्यूअर रिव्यू करेगा तो स्टेप वाइज अप्रोच करेगी। तो स्टेप वाइज अप्रोच विच में बी अडॉप्टेड बाय रिव्यूअर इज डिस्कस्ड बिलो। तो स्टेप वाइज अप्रोच एक सेपरेटली एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था। इसमें आप पीयर रिव्यू प्रोसेस के जो स्टेजेस है, ये स्टेजेस नहीं लगाने हैं, ये स्टेजेस नहीं है, ये स्टेप वाइज अप्रोच एक तरीके से अलग क्वेश्चन ही पूछ लिया था। तो उसमें पहले बोल रहे हैं गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंगेजमेंट लेटर। जब भी इंगेजमेंट लेटर, इंगेजमेंट में इंगेज करें तो गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंगेजमेंट लेटर। फिर आप प्लानिंग करोगे, अंडरस्टैंडिंग लेकर आप प्लानिंग करोगे रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। वो आपने प्लानिंग करी, वो आप सिलेक्ट करोगे एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड्स। गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंगेजमेंट लेटर, प्लानिंग करोगे, प्लानिंग रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आप पीयर रिव्यू करो, प्लानिंग रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड देन फिर सिलेक्ट करोगे एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड। तो गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंगेजमेंट लेटर, प्लान द रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। वंस यू प्लान द रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड देन सिलेक्ट करोगे तो प्लान रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो नंबर ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट टू बी सिलेक्टेड रिक्वायर्स दी, हाँ ठीक है, आप इंगेजमेंट रिकॉर्ड सिलेक्ट करोगे आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ रिप्लाई ऑफ क्वेश्चनर बाय प्रैक्टिस यूनिट। आपने पीयू को क्वेश्चनर भेजा होगा, उसका रिप्लाई आया, उस रिप्लाई के बेसिस पर फिर आप सिलेक्ट करोगे। तो लिखा है कि नंबर ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट सिलेक्ट करोगे बाय द रिव्यू, ठीक है, नंबर ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड टू बी सिलेक्टेड रिक्वायर्स द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट बाय द रिव्यूअर। रिव्यूअर का जजमेंट लगेगा बेस्ड ऑन, अब रिव्यूअर का जजमेंट किस पे बेस्ड होगा, बाय द इवैल्यूएशन ऑफ रिप्लाइज, जो भी रिप्लाइज मिलेंगे, बाय द इवैल्यूएशन ऑफ रिप्लाई रिसीव फ्रॉम द पीयू। देन आप जो है सिलेक्ट करोगे एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड। देन फिर बात आती है कि प्रैक्टिस यूनिट में हो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। देखो आपने पहले अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपने एक प्लान बना लिया, प्लान रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, आपने प्लानिंग कर लिया ऑफ रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। फिर सिलेक्ट एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द रिप्लाई। फिर एग्जामिन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। द प्रैक्टिस यूनिट, क्या बोला है, वो जो प्रैक्टिस यूनिट है ना, द प्रैक्टिस यूनिट में हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। द प्रैक्टिस यूनिट में हैव पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर इंगेजमेंट। एग्जामिन पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर एन एक्सेप्टेंस ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट। मतलब कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या है प्रैक्टिस यूनिट के पास, जब वो एक पर्टिकुलर इंगेजमेंट को सिलेक्ट करती है। हमने तो एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लिया, वो तो पीयर रिव्यूअर ने सिलेक्ट किया है। अब वो देखेंगे कि एक प्रैक्टिस यूनिट के पास पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या है जब वो किसी एश्योरेंस इंगेजमेंट को सिलेक्ट करती है। तो क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर है, फिर जो रिव्यूअर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर थ्रू आउट द पीयर रिव्यू करेगी। सिंपल सी बात है कि आपने एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लिया है, फिर देन पॉलिसी एंड प्रोसीजर किस तरीके से अडॉप्ट है, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे। कंप्लायंस प्रोसीजर में यही देखेंगे कि प्रैक्टिस यूनिट के पास पर्टिकुलर कंट्रोल्स है कि नहीं, वो कंट्रोल्स फंक्शन इफेक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, थ्रू कंट्रोल प्रोसीजर। तो वो कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जब कंप्लायंस प्रोसीजर कर रहे हो तो कंप्लायंस प्रोसीजर करते समय देखो कि जनरल कंट्रोल्स है कि नहीं, वो फंक्शन प्रॉपर्ली कर रहे हैं कि नहीं। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ठीक है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करो। फिर आप जो है रिकॉर्ड्स को इवैल्यूएट करो, जो इवैल्यूएट करो रिकॉर्ड्स, रिव्यू करो, इवैल्यूएट करो रिकॉर्ड्स इन सच अ मैनर डैट कि देखो जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज़ आते हैं पीयर रिव्यू के दौरान, सिग्निफिकेंट इश्यूज़ रहते हैं, ओके सी प्रैक्टिस यूनिट के पास जो भी स्पेसिफिक इश्यूज़ रहते हैं इंगेजमेंट में, वो प्रॉपर्ली कंसीडर करते हैं कि नहीं करते, इसको रिजॉल्व करते हैं कि नहीं, ठीक करते हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंट करते हैं कि नहीं करते सिग्निफिकेंट इश्यूज़। तो जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज़ है उसको कंसीडर्ड, रिजॉल्व, डॉक्यूमेंट करते कि नहीं।
तो जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज़ रहते हैं, मैटर प्रॉब्लम जो भी रहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंगेजमेंट रहता है, प्रॉपर्ली कंसीडर्ड, रिजॉल्व और डॉक्यूमेंट करते हैं कि नहीं। जब भी कंक्लूजन्स, ये तो सिग्निफिकेंट इश्यूज़ हो गए, कंक्लूजन तो रहते ही है ना। तो जब भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हो तो उस कंक्लूजन को रीजनेबलनेस के लिए, उस कंक्लूजन के सपोर्ट के लिए, टू सपोर्ट द रीजनेबलनेस ऑफ कंक्लूजन, आपके पास एविडेंस रहते हैं कि नहीं। डिटरमाइन द एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस, अदर रेलेवेंट एविडेंस इन रिलेशन टू इंगेजमेंट। तो आपका ऑडिट एविडेंस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेड रहते हैं कि नहीं, जो सपोर्ट करे रीजनेबलनेस ऑफ कंक्लूजन। ये सिग्निफिकेंट इश्यूज़ हो गए, कंक्लूजन्स हो गए। फिर सिग्निफिकेंट डिसीजंस, तो जब भी सिग्निफिकेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू इंगेजमेंट, डिटरमाइन दैट सिग्निफिकेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू द इंगेजमेंट, तो आप प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करते हो कि नहीं। तो क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू द इंगेजमेंट आपको जो लेने पड़ते हैं, यूज़ ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, रिजोल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर हैव बीन प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। जो भी आपने सिग्निफिकेंट डिसीजंस लिए, जो भी प्रोफेशनल जजमेंट अगर आपने लगाया हो, कोई सिग्निफिकेंट मैटर आपको रिजॉल्व करना है, तो आपने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन उधर करी कि नहीं करी। तो स्टेप वाइज अप्रोच अडॉप्टेड बाय पीयर रिव्यूअर क्या है। सबसे पहले गेन एंड अंडरस्टैंडिंग, कि आप इंगेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग लो, एक रिव्यू करो, प्लान रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आपको रिव्यू करना है ना, प्लान रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है आप वो प्लान करो। सिलेक्ट एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन द रिप्लाई ऑफ द क्वेश्चन हैव। देन चेक करो कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर प्रॉपर है कि नहीं प्रैक्टिस यूनिट के पास, इन केस ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एश्योरेंस सर्विस इंगेजमेंट, कि जो प्रैक्टिस यूनिट क्लाइंट के ऑडिट्स लेती है तो प्रॉपर पॉलिसी एंड प्रोसीजर है कि नहीं। पीयर रिव्यूअर जो है कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेगा, एंड देन कंसीडर करेगा, इवेल्युएट करेगा रिकॉर्ड्स, इवेल्युएट करेगा रिकॉर्ड्स। तो ये देखेगा कि जब प्रैक्टिस यूनिट जब ऑडिट करती है तो जो सिग्निफिकेंट इश्यूज अराइज होते हैं तो उसको कंसीडर्ड, रिजॉल्व, डॉक्यूमेंट करती है कि नहीं। जो कंक्लूजन्स रहते हैं तो कंक्लूजन्स की रीजनेबलनेस के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं। तो whether determine that adequate audit evidence and other relevant evidence in relation to engagement is obtained. There should be adequate audit evidence that support the reasonableness of conclusion and significant decisions. Use of professional judgment, कि जो भी determine that significant decisions, जो significant decisions लेने पड़ते हैं, professional judgments जो भी लेने पड़ते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स हैव बीन प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड, कि जो सिग्निफिकेंट मैटर्स आते हैं उसको रिजॉल्व करना रहता है, तो प्रॉपर्ली वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट रहती कि नहीं रहती। तो इस तरीके से स्टेप वाइज पर्टिकुलर अप्रोच है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि प्रैक्टिस यूनिट सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेगा अबाउट द, ओके, पीयर रिव्यूअर अंडरस्टैंडिंग लेंगे अबाउट द इंगेजमेंट लेटर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंगेजमेंट, देन प्लान करेंगे रिव्यू, एंड देन सिलेक्ट करेंगे एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड। हमने ये 3 चीज़ें देखी थी। फिर उसके बाद वही देखते हैं कि वेदर द पॉलिसी एंड प्रोसीजर है कि नहीं। पॉलिसी एंड प्रोसीजर किसके रिस्पेक्ट में, कि एक्सेप्ट करते हैं क्लाइंट का इंगेजमेंट, तो वेदर देयर इज अ पर्टिकुलर पॉलिसी एंड प्रैक्टिस फॉर एक्सेप्टिंग द इंगेजमेंट। फिर जो है पीयर रिव्यूअर कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेगी, जो हमने पढ़ा था। कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने के बाद वो इवेल्युएट करेगी रिकॉर्ड्स, कि वेदर सिग्निफिकेंट इश्यूज़ जो भी अराइज होते हैं ड्यूरिंग दी ऑडिट, जो मतलब कि प्रैक्टिस यूनिट जब ऑडिट करती है, हम तो ये देख रहे हैं ना कि प्रैक्टिस यूनिट काम कर रही कि नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से, तो हम वो देखेंगे कि प्रैक्टिस यूनिट जब ऑडिट करती है तो सिग्निफिकेंट इश्यूज़ जो भी आते हैं उसको कंसीडर, रिजॉल्व, डॉक्यूमेंट करती है कि नहीं करती। जो भी कंक्लूजन्स है तो उस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए एडिक्वेट एविडेंस है कि नहीं है। जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स, सिग्निफिकेंट डिसीजंस, प्रोफेशनल जजमेंट लिए जाते हैं उसको पर्टिकुलरली प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाता है कि नहीं किया जाता। यह एक स्टेप वाइज अप्रोच है जो एक प्रैक्टिस यूनिट को, जो एक पीयर रिव्यूअर को देखना है। पीयर रिव्यूअर को ये देखना है कि प्रैक्टिस यूनिट एक इंगेजमेंट के दौरान ये सब काम करता है कि नहीं करता है, राइट। चलो ओके, तो अगला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू कर रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो पीयर रिव्यू जो है, पीयर रिव्यू करता है प्रैक्टिस यूनिट का, और ये देखता है कि प्रैक्टिस यूनिट अपना काम तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही। तो क्या ऑब्जेक्टिव है पीयर रिव्यू का, कि जो प्रैक्टिस यूनिट है जब वो सर्विसेज दे रही है तो सर्विसेज देते समय वो कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही, मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही। क्या कंप्लायंस करना रहता है सर्विस देते समय, पैट स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रही है कि नहीं, पैट स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी मैकेनिज्म कंप्लाई कर रही है कि नहीं। एक होता है मेंटेन करना, तो कंप्लाई कर रही है कि नहीं पैट स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म, एंड मेंटेन कर रही कि नहीं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड सिस्टम एंड प्रोसीजर। देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर एंड देयर शुड बी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो हमको तो सिर्फ यही देखना है कि
जब एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रैक्टिस यूनिट जो एश्योरेंस एंगेजमेंट सर्विसेज दे रही है वो पर्टिकुलर कंप्लायंट मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है, कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है पैट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखो ये लिखा हुआ है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पीयर रिव्यू का, कि जो टू कैरी आउट टू इंश्योर डेट कि जो भी पर्सन जो भी प्रैक्टिस यूनिट एश्योरेंस असाइनमेंट कर रही है वो कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही पैट स्टैंडर्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड सिस्टम एंड प्रोसीजर है कि नहीं, प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर, तो प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, यही लिखा हुआ है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफिस देखिए इन्होंने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी लिखा, देखो फर्दर कुछ और पॉइंट्स भी लिखे, देखो कंप्लाई कर रही कि नहीं कर रही, मेंटेन कर रही कि नहीं कर रही, ये तो हमने देख लिया। और काय के लिए कंप्लाई और मेंटेन करना, फॉर डिलीवरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, तो कंप्लाई कर रही कि नहीं कर रही, मेंटेन कर रही कि नहीं कर रही फॉर डिलीवरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। और साथ ही साथ एडवाइस देना कि हाउ दे इन्हेंस क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा नहीं सिर्फ एक बार चेक कर लेना कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छे प्रोवाइड करने के लिए तुम ये सब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बाई चांस कभी नहीं कर रहे हो तो हम एडवाइस भी देंगे आपको, तो देखो साथ ही साथ एडवाइस भी देंगे। अब फर्दर क्या है पॉइंट्स कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, देखो एक ऑब्जेक्टिव तो उन्होंने समझा दिया मेन ऑब्जेक्टिव, फिर ये बोला कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू फाइंड आउट डेफिशिएंसी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोई डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना थोड़ी ना है, गलती कौन निकालने बैठा हुआ है, बट टू मेंटेन और इन्हेंस क्वालिटी ऑफ सर्विस। हम तो ये देख रहे हैं कि तुम क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो हम आपको एडवाइस देंगे, आपको वो फॉलो करना है। ठीक हो गया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। दूसरा, जो रिव्यूअर है इज़ नॉट गोइंग टू सिट ऑन द जजमेंट, हम आपके जजमेंट को क्वेश्चन नहीं करेंगे, इज़ नॉट गोइंग टू सिट ऑन द जजमेंट बट ओनली इवेल्युएट प्रोसीजर, तो आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है पीयर रिव्यू का, फिर आपने ये देखा कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर आपने ये देखा कि जो एक रिव्यूअर है, रिव्यूअर आपके जजमेंट को क्वेश्चन नहीं करेगा, इज़ नॉट गोइंग टू सिट ऑन द जजमेंट ऑफ प्रैक्टिस यूनिट बट ओनली इवेल्युएट प्रोसीजर, वो सिर्फ प्रोसीजर करेगा कि आपने क्या प्रोसीजर फॉलो करी है। जब आप एश्योरेंस सर्विसेज देते हो तो आपने क्या प्रोसीजर फॉलो करी है। ठीक, आपने मेन ऑब्जेक्टिव लिखा, ठीक है, देखो ये इधर देखो, ये आपने मेन ऑब्जेक्टिव लिखा, फिर आपने लिखा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, फिर ये देखा कि रिव्यूअर जो है आपको क्वेश्चन नहीं करेगा आपके जजमेंट को बट इवेल्युएट करेगा प्रोसीजर। तो किस तरीके से आप जो है इवेल्युएट करेगा प्रोसीजर कि आप किस तरीके से एश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो, प्रॉपर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, और आपको रिकमेंड करेगा मेजर्स किस तरीके से आप क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव कर सकते हो। तो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखा हमने, मेन ऑब्जेक्टिव देखा, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखा और एक की ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू फाइंड आउट आइसोलेटेड केसेस, तो जो की ऑब्जेक्टिव है कि हम आइसोलेटेड केसेस को फाइंड आउट नहीं करते। देखो ये आखिरी में लिखा हुआ है कि इज़ नॉट टू आइडेंटिफाई आइसोलेटेड केसेस, नॉट टू फाइंड आउट आइसोलेटेड केसेस ऑफ इंगेजमेंट, मतलब कि कभी भी कुछ अगर प्रैक्टिस यूनिट के अंदर इंगेजमेंट फेलियर होता है और वो आइसोलेटेड केस है, एक ही केस है, होता ही नहीं है, तो वी आर नॉट हियर टू फाइंड आउट द आइसोलेटेड केसेस ऑफ इंगेजमेंट फेलियर बट फाइंड आउट द वीकनेस। एक दो बार ख़राब हो गया कोई दिक्कत नहीं, आइसोलेटेड केसेस को हम ढूंढ भी नहीं रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं वीकनेस, डेटा परवेसिव एंड क्रॉनिक इन नेचर। तो आइसोलेटेड केसेस की तरफ फोकस नहीं करते हुए हम वीकनेस की तरफ फोकस कर रहे हैं जो परवेसिव एंड क्रॉनिक इन नेचर है। ये अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से प्रॉपर पॉइंट्स मिलेंगे, जहाँ पे हमने मेन ऑब्जेक्टिव देखा, जहाँ पे हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखा, फिर रिव्यूअर देखा कि रिव्यूअर जो है, चलो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखने के बाद हमने की ऑब्जेक्टिव देखा कि हम आइसोलेटेड केसेस फाइंड आउट नहीं कर रहे, हम तो ये वीकनेसेस देख रहे हैं जो परवेसिव एंड क्रोनिक इन नेचर है। साथ साथ रिव्यूअर का एक पॉइंट है कि रिव्यूअर नॉट गोइंग टू सिट ऑन द जजमेंट, आपके जजमेंट पे सिट नहीं होगा, हम तो बस ये देखेंगे कि आप क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रॉपर तरीके से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, और अगर प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहे हो तो हम आपको एडवाइस देंगे, हम आपको रिकमेंड करेंगे मेजर्स कि किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अब आती है बात इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन, देखो सिंपल सी बात है, हर एक का एक इनहेरेंट लिमिटेशन तो होगा, तो जैसे पीयर रिव्यू का भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। इंस्टेड ऑफ इतना पूरा हमको पढ़ने के हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है। पहले तो पीयर रिव्यू बोला कि पीयर रिव्यू जो है स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू के आधार पे होता है, और पीयर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को इन्हेंस करना। कभी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं है तो हम एडवाइस देंगे कि किस तरीके से आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। यही लिखा हुआ है, अगर आप देखो कि रिव्यूअर जो है रिव्यू कंडक्ट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। अब रिव्यू जो है वो आइसोलेटेड केसेस को फाइंड आउट नहीं करता, उसको तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इन्हेंस करनी है, तो रिव्यू वुड नॉट नेसेसरीली डिस्क्लोज ऑल वीकनेस। हमको डिस्क्लोज नहीं करना, हमको तो जो है डिस्क्लोजर के हिसाब से नहीं है कि ये सब आपकी वीकनेस बता देंगे। तो द रिव्यू वुड नॉट नेसेसरीली डिस्क्लोज ऑल वीकनेस। ओके, उसको ऐसे बोल रहे हैं कि जो रिव्यू है उसके अंदर आपकी सारी वीकनेस डिस्क्लोज नहीं होगी, एंड
वुड नॉट डिस्क्लोज ऑल वीकनेस इन कंप्लायंस ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। देखो सिंपल सी बात है कि रिव्यूअर डिस्क्लोज करता है कि अगर पेट स्टैंडर्ड्स में वीकनेस है और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मेंटेन नहीं हो रही है तो वो आपको डिस्क्लोज करता है, बट गारंटी नहीं है कि सारे की सारी डिस्क्लोज करते हैं, बिकॉज ड्यू टू सिलेक्टिव टेस्ट ऑल वीकनेस कांट बी डिस्क्लोज। तो पहला पॉइंट ये है, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है, सिलेक्टिव टेस्ट। तो एक पीयर रिव्यू का अपना ऑब्जेक्टिव लिख दिया, फिर लिखा क्या है, सिलेक्टिव टेस्ट होने के कारण हम सब कुछ एकदम से पता नहीं कर पाएंगे। फिर बोल दिया कि एज देयर आर द इनहेरेंट लिमिटेशन, ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है इन द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी सिस्टम। एक तो सिलेक्टिव टेस्ट है एंड देन देयर इज इनहेरेंट लिमिटेशन इन द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्या लिखा हुआ है, एज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन इन द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है इन द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। और ये सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो है यही एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिव्यू है। डिपार्चर फ्रॉम द सिस्टम मे ऑकर एंड मे नॉट बी डिटेक्टेड, ये जो क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है ना, तो डिपार्चर हो जाता है और हो सकता है कि डिटेक्ट नहीं हो। तो एज देयर इज़ इनहेरेंट लिमिटेशन, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो एज देयर इज़ इनहेरेंट लिमिटेशन इन इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, डिपार्चर फ्रॉम द सिस्टम, वो डिपार्चर जो है वो ऑकर हो जाता है एंड मे नॉट बी डिटेक्टेड। तो इस इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण क्यों है, डिपार्चर भी हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो, हम वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो इनहेरेंट लिमिटेशन में हमने क्या बोला कि स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू के अकॉर्डिंग रिव्यू होता है, साथ ही साथ रिव्यू का मतलब है रिव्यू जो कर रहे हैं वो इन्हेंस कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो इन्हेंस कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। और इनकेस अगर आपका क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स प्रॉपर नहीं है तो हम आपको एडवाइस देंगे किस तरीके से आप इसको स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हो। पर नोट करना कि नॉन कंप्लायंस जो होते हैं पैट के नॉन कंप्लायंस जो है हम प्रॉपर सारे के सारे आपको नहीं बता सकते। रिव्यू के दौरान जो है सारे के सारे डिस्क्लोज नहीं कर सकते नॉन कंप्लायंस ऑफ पैट ड्यू टू सिलेक्टिव टेस्ट, क्योंकि हम टेस्ट ही सिलेक्टिव टेस्ट करते हैं। तो सिलेक्टिव टेस्ट करते हैं तो सारी वीकनेस इन द कंप्लायंस ऑफ पैट स्टैंडर्ड नहीं बता सकते, तो सारी चीज़ें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते ड्यू टू सिलेक्टिव टेस्ट। तो हम सारी वीकनेस को नहीं डिस्क्लोज कर सकते और इस इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, इस इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण एनी इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विच हैपन टू बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट, कभी कभी वहाँ से डिपार्चर हो जाता है एंड डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। चलो ये हमने पढ़ लिया। फिर अर्पित द प्रैक्टिसिंग सीए इज़ अपॉइंटेड टू कंडक्ट अ पीयर रिव्यू ऑफ अनदर प्रैक्टिसिंग यूनिट। तो व्हाट एरियाज ऑफ अर्पित शुड रिव्यू, उसको इंडिपेंडेंट असेस करना है प्रैक्टिस यूनिट की, तो उसको पीयर रिव्यू करने के लिए अपॉइंट किया गया। अब वो देखना है, उसको ये देखना है कि प्रैक्टिस यूनिट पर्टिकुलर जो है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो उसके असेसमेंट के लिए क्या करें, व्हाट एरियाज़, क्या एरियाज़ ए रिव्यू करें असेसमेंट करने के लिए कि इंडिपेंडेंस इसका प्रॉपर है कि नहीं प्रैक्टिस यूनिट का, कि प्रैक्टिस यूनिट जो भी काम कर रही है वो इंडिपेंडेंट होके कर रही है कि नहीं कर रही। तो इंडिपेंडेंस असेसमेंट हुआ। देखो अब हम जो है इंडिपेंडेंट असेसमेंट देखेंगे। वाइल रिव्यूइंग द इंडिपेंडेंस फॉलोइंग इज अ चेकलिस्ट, ये फॉलोइंग कुछ चेकलिस्ट है, पर इंडिपेंडेंस असेसमेंट के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि रिव्यूअर जो है कंप्लायंस रिव्यू करता है 5 जनरल कंट्रोल का। तो मौसा मौसी बोल के रखा है, मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल एंड स्टैंडर्ड और आउटसाइड कंसल्टेशन, कि प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स है कि नहीं। ये 5 जनरल कंट्रोल है कि किसी भी एश्योरेंस इंगेजमेंट को सिलेक्ट करना हो तो बिफोर रिव्यूइंग और सिलेक्टिंग एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड्स द, बिफोर रिव्यूइंग एंड सिलेक्टिंग, जब आप सिलेक्ट करते हो बिफोर सिलेक्टिंग एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड्स, रिव्यूअर मस्ट कैरी आउट कंप्लायंस रिव्यू। तो बिफोर रिव्यूइंग एंड सिलेक्टिंग एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड की, जब भी हम एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, रिव्यूअर मस्ट कैरी आउट कंप्लायंस रिव्यू। ये देखता है कि कंप्लायंस रिव्यू ये देखता है, तो रिव्यूअर मस्ट कैरी आउट दी कंप्लायंस रिव्यू, राइट। जैसे कि इंडिपेंडेंस है कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से ही तो इंडिपेंडेंस आया वर्ड, इंडिपेंडेंस है कि नहीं, मतलब मौसी में बोल रहा हूँ। मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड, आउटसाइड कंसल्टेशन कभी लेना हो तो आपने लिया कि नहीं, आउटसाइड कंसल्टेंसी के साथ। फिर एस से है स्टाफ सुपरविजन एंड डेवलपमेंट, प्रॉपर स्टाफ सुपरविजन एंड डेवलपमेंट है कि नहीं। तो ये हम प्रैक्टिस यूनिट का देख रहे हैं कि मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड है कि नहीं, आउटसाइड कंसल्टेशन लेना हो तो लेते हैं कि नहीं। ये प्रैक्टिस यूनिट के पास प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड है कि नहीं, आउटसाइड कंसल्टेशन लेना हो तो लेते हैं कि नहीं। सुपरवाइज स्टाफ सुपरविजन एंड डेवलपमेंट प्रॉपर है कि नहीं। ए से एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर है कि नहीं। इंडिपेंडेंस है कि नहीं। अब इस इंडिपेंडेंस को ही असेस करने के लिए हमें
पर्टिकुलर असेसमेंट प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं। अब देखो, अगर कंट्रोल्स अच्छे रहेंगे तो रिलायंस रहेगा, और जितना ज़्यादा आपका रिलायंस रहेगा उतना ही कम आप अटेस्टेशन सर्विस इंगेजमेंट चेक करोगे, क्योंकि ज़्यादा भरोसा है तो आप कम चेकिंग करोगे क्योंकि आपको भरोसा ज़्यादा है। अब वाइड रिव्यूइंग इंगेजमेंट, ये फॉलोइंग चेकलिस्ट है, ये लिखा हुआ है। शुड रिव्यूइंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स, जब आप इंडिपेंडेंस को रिव्यू करते हो ना तो आपको ये सब चीज़ें देखने की है। सबसे पहले, क्या प्रैक्टिस यूनिट के पास पर्टिकुलर पॉलिसी है ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी, वेदर देयर इज अ प्रॉपर, ठीक है, पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी। तो आप तो पीयर रिव्यूअर हो, तो आप तो प्रैक्टिस यूनिट में चेक करोगे कि प्रॉपर पॉलिसी है कि नहीं। तो प्रॉपर देयर इज अ पर्टिकुलर पॉलिसी टू इंश्योर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पार्टनर एंड स्टाफ, कि पार्टनर और स्टाफ की इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। तो प्रॉपर स्टाफ है कि नहीं, प्रॉपर स्टाफ की प्रॉपर पॉलिसी है कि नहीं, है तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले, क्या प्रैक्टिस यूनिट के पास प्रॉपर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस की पर्टिकुलर पॉलिसी है कि नहीं है। तो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस ऑफ पार्टनर्स और स्टाफ, उसके लिए प्रैक्टिस यूनिट के पास पर्टिकुलर पॉलिसी है कि नहीं है। अगर चलो है तो क्या उस पॉलिसी को कम्युनिकेट करा, क्योंकि पॉलिसी इसे बनाना थोड़ी ना है, उस पॉलिसी को कम्युनिकेट करा अपने पर्टिकुलर लोगों को। कौन है उस रिस्पॉन्सिबल उस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पॉलिसी। क्या आपने पॉलिसी लोगों को कम्युनिकेट करी, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या उस पर्सन ने सबको कम्युनिकेट करा कि नहीं करा, एंड सारे के सारे लोग वो फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। और ठीक है वो फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे वो तो सब ठीक है, आप मॉनिटर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो कम्युनिकेट भी करना, ये भी इंश्योर करना कि लोग कंप्लाई करें, और आपको मॉनिटरिंग भी करनी है कि कंप्लाइंस कर रहे कि नहीं कर रहे। ये इंडिपेंडेंस का हो गया कि प्रॉपर पर्टिकुलर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस की पॉलिसी है कि नहीं। अगर चलो है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसी के लिए। आपने क्या कम्युनिकेट करी सारी पॉलिसीज़ कम्युनिकेट करने के बाद आपने कम्युनिकेट करी सारी पॉलिसीज़, तो प्रॉपर आपने कम्युनिकेट करा कि नहीं, कंप्लाइंस होता है कि नहीं होता है, आपको मॉनिटरिंग करनी हो सारी कंप्लाइंस की। ये सब चीज़ें देखने के बाद, ये तो पॉलिसी ओरिएंटेशन बातें हो गई। दूसरा ये है कि उसको प्रैक्टिस यूनिट को, ठीक है, हमको ये भी देखना है कि क्या प्रैक्टिस यूनिट पीरियोडिकली रिव्यू करता है कि नहीं करता है क्लाइंट के साथ एसोसिएशन टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। तो पीरियोडिकली रिव्यू भी करना चाहिए प्रैक्टिस यूनिट को। तो हमको ये देखना है कि प्रैक्टिस यूनिट ये करता है कि नहीं करता है पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एसोसिएशन विद क्लाइंट फॉर इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी। तो एक हो गई पॉलिसी के बारे में बातें, और एक हो गया असेसमेंट, जो वो पीरियोडिकली रिव्यू ऑफ एसोसिएशन, पीरियोडिकली रिव्यू करना एसोसिएशन। ओके, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, अगला क्वेश्चन। तो आप समझ रहे हो, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू एक हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को इन्हेंस करना और कोई डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना नहीं होता हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो देखो, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, द स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू ले डाउन द स्कोप। ये जो स्कोप है वो स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू में बताया हुआ है। तो पीयर रिव्यू बोर्ड, ठीक है, पीयू सिलेक्ट करता है। तो सबसे पहले एक पीयर रिव्यूअर जो होता है वो रिव्यू करता है प्रैक्टिस यूनिट के एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड्स। तो जब वो पीयर रिव्यू कर रहा है प्रैक्टिस यूनिट के एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड, तो पीयर रिव्यू जो होगा उसका स्कोप लेट डाउन इन स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। अब रिव्यू में कवर होते हैं फॉलोइंग एश्योरेंस सर्विसेज। क्या लिखा हुआ है, पीयर रिव्यू प्रोसेस शैल अप्लाई टू ऑल द एश्योरेंस सर्विसेज। पीयर रिव्यू प्रोसेस एश्योरेंस सर्विसेज पे लगती है, एक स्टार्टिंग में बताया इन्होंने। तो वंस द पीयू इज सिलेक्टेड फॉर रिव्यू, जब एक बार प्रैक्टिस यूनिट को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जैसा पीयर रिव्यू बोर्ड प्रैक्टिस यूनिट को सिलेक्ट करती है, उसके एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड पीयर रिव्यूअर रिव्यू करता है। पर पहले पीयर रिव्यू बोर्ड सिलेक्ट करेगी पीयू को। अब रिव्यू करेगी तो रिव्यू का पर्टिकुलर स्कोप है, स्कोप स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू में दे के रखा है। अब रिव्यू में क्या कवर है, कंप्लायंस। एक तो कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है पैट स्टैंडर्ड्स का, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है रेगुलेटरी गाइडलाइंस का, रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड काउंसिल गाइडलाइंस का। तो पहले कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं पैट स्टैंडर्ड्स का, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं डायरेक्शंस, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं गाइडलाइंस का। द कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय काउंसिल जनरल गाइडलाइंस फॉर मेंबर्स एंड कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय काउंसिल रिलेटिंग टू आर्टिकल असिस्टेंट। तो गाइडलाइंस फॉर आर्टिकल असिस्टेंट कि आर्टिकल असिस्टेंट को इतना पेमेंट करना है, जो भी है
तो वो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एंड मेंबर्स के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कंप्लायंस ऑफ पैट स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस ये स्कोप में है। दूसरा आपको अदर चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर अप्लाइड, कि वेदर देयर शुड बी प्रॉपर क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग। कि देखो इतना सारा स्ट्रक्चर रहता है ना पीयू का, इतना स्ट्रक्चर रहता है, तो प्रॉपर क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग है कि नहीं। तो देयर शुड बी प्रॉपर क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग। एक स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर, प्रॉपर स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर शुड बी देयर। स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर की जगह ऐसा है एक सिस्टम एंड प्रोसीजर, देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर। तो समझ रहे हो, एक क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर होना चाहिए, हर एक मेंबर्स का एडिक्वेटली ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, एडिक्वेट सिस्टम एंड प्रोसीजर, हैविंग अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये जो इतने सारे लोग हैं, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, एडिक्वेट इन सबके ट्रेनिंग प्रोग्राम, हैविंग अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर। स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर नहीं है, वो सिस्टम एंड प्रोसीजर है, ये याद रखना। अब राइट शॉर्ट नोट ऑन द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी रिव्यू। सी इधर जो है हम सिर्फ पीयर रिव्यू ही कवर करेंगे, क्वालिटी रिव्यू के लिए सेपरेट वीडियो इशू हो जाएगा। तो ये क्वालिटी रिव्यू के क्वेश्चन है, हम वो नहीं करेंगे। ये सब जो क्वालिटी रिव्यू के क्वेश्चन है ये सब अभी हम नहीं करने वाले। फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है वापस से कि रिव्यू द असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रैक्टिस यूनिट। कि इंडिपेंडेंस ऑफ प्रैक्टिस यूनिट, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ प्रैक्टिस यूनिट को आपको असेस करना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जब आप एश्योरेंस एंगेजमेंट सिलेक्ट करते हो तो आप सबसे पहले कंप्लायंस रिव्यू करते हो। किसी भी हमको एश्योरेंस एंगेजमेंट पीयू के सिलेक्ट करने हैं, तब पहले कंप्लायंस रिव्यू करेंगे। कंप्लायंस रिव्यू में मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यूनिट मेंटेन करते कि नहीं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन आउटसाइड कंसल्टेशन लेना तो लेती कि नहीं, सुपरविजन, स्टाफ सुपरविजन एंड डेवलपमेंट है कि नहीं प्रैक्टिस यूनिट के। मीन्स प्रैक्टिस यूनिट इन सबको फॉलो करती कि नहीं करती, स्टाफ का सुपरविजन, मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड डेवलपमेंट, आउटसाइड कंसल्टेशन कभी लेना हो तो लेती कि नहीं, स्टाफ सुपरविजन एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते कि नहीं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर है कि नहीं, इंडिपेंडेंस प्रॉपर है कि नहीं। यहाँ से वर्ड आता है इंडिपेंडेंस। कंप्लायंस रिव्यू 5 जनरल कंट्रोल से, अगर ये कंट्रोल्स अच्छे रहेंगे तो एश्योरेंस एंगेजमेंट रिकॉर्ड कम चेक होंगे और जल्दी आपका पीयर रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप जो है पर्टिकुलर आपकी चेकलिस्ट होती है, आप इंडिपेंडेंस देखते हो कि प्रॉपर इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस की पर्टिकुलर पॉलिसी है कि नहीं है। अगर है तो कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, क्या आपने पॉलिसी कम्युनिकेट करी लोगों को, क्या लोग उसको फॉलो करते हैं, क्या आप उसको मॉनिटर करते हो। ठीक है, इट शुड बी फॉलोड बाय ना पीपल, इट शुड फॉलोड बाय द स्टाफ। तो वेदर देयर शुड बी वेदर देयर इज अ मॉनिटरिंग पॉलिसी, whether there is a monitoring of the compliance or not। तो एक ही हो गया। दूसरा कि प्रैक्टिस यूनिट को पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए अपने क्लाइंट के साथ एसोसिएशन फॉर एश्योरिंग इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। आपको पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए। सी यार बहुत सारे खांसी आ जा रही है तो थोड़ा सा आपको साउंड, आपको टोन में थोड़ा सा चेंज मिलेगा, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। रिपीटेड क्वेश्चन था, व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेक्निकल रिव्यू। तो ये तो अभी हम कर नहीं रहे हैं, इसको तो सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। और ये भी हो गया हमारा। अब एक और क्वेश्चन आता है आपका कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इन सब पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सिलेक्शन ऑफ सैम्पल, आप सैम्पल सिलेक्ट कर रहे हो। सिलेक्शन ऑफ सैम्पल बाय द रिव्यूअर, रिव्यूअर जो है पीयर रिव्यू जो कर रहा है वो सैम्पल सिलेक्ट कर रहा है। चलो फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, रिस्क बेस्ड ऑडिट के स्टेप्स, कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ओके, तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। सिलेक्शन ऑफ सैम्पल बाय द रिव्यूअर इन केस ऑफ पीयर रिव्यू। तो कैसे सैम्पल सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें ना बहुत सारे अपडेशंस है, राइट, पर ठीक है हम इसको क्रक्स फॉर्म में समझते हैं। रिव्यूअर शैल विद इन 15 days और रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रैक्टिस यूनिट। जब उसे प्रैक्टिस यूनिट से इंफॉर्मेशन आ जाती है, शैल विद इन 15 days, रिव्यूअर शैल विद इन 15 days सिलेक्ट अ सैम्पल ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज जो उसे रिव्यू करने हैं, और वो पर्टिकुलर इंटीमेट कर देती है प्रैक्टिस यूनिट को, राइट। द रिव्यूअर में ऑल्सो सीक फर्दर एडिशनल क्लैरिफिकेशन। अगर उसे एडिशनल क्लैरिफिकेशन चाहिए पीयू से ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश या नॉट फर्निश, वो एडिशनल क्लैरिफिकेशन ले सकता है। तो देखो रिव्यूअर, जब आपको प्रैक्टिस यूनिट से इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है कि आप उनसे पूछते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप सैम्पल सिलेक्ट करते हो 15 दिन के अंदर, आपको कुछ फर्दर एडिशनल क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। फिर लिखा हुआ है कि आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप वो ले सकते हो।
तो क्या लिखा हुआ है कि रिव्यूअर को अगर एडिशनल क्लैरिफिकेशन चाहिए रहेगा तो एडिशनल क्लैरिफिकेशन ले सकता है। तो रिव्यूअर एक तो इन्फॉर्मेशन जब उसको सबमिट होती है तो सैंपल सिलेक्ट करेगा, सैंपल ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज जो प्रैक्टिस यूनिट देता है और जो उसको रिव्यू करना है। एडिशनल क्लैरिफिकेशन चाहिए तो एडिशनल क्लैरिफिकेशन भी लेगा और रिव्यूअर देन प्लान करेगा ऑन साइट रिव्यू कि देखो मैंने सैंपल सिलेक्ट कर लिए है, क्लैरिफिकेशन भी ले लिया, अब मेरे को ऑन साइट रिव्यू करना है, या ऑन साइट रिव्यू विजिट, इनिशियल मीटिंग बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट आ जाएगा, वो एटलीस्ट 15 डेज़ का टाइम देगा टू कीप रेडी नेसेसरी रिकॉर्ड्स। तो वो नोटिफाई कर देगा सैंपल जो उसे सिलेक्ट करे है और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑन साइट रिव्यू वो 15 डेज इन एडवांस उसको मोहलत देगा टू कीप रेडी नेसेसरी रिकॉर्ड, कि जो भी रिकॉर्ड है वो नेसेसरी आप रख लो, आप रेडी रख लो इन द सेंस। और फिर रिव्यूअर एंड प्रैक्टिस यूनिट शैल म्यूचुअली कोऑपरेट, और फिर रिव्यूअर मतलब रिव्यू करने वाला और प्रैक्टिस यूनिट वो म्यूचुअली कोऑपरेट करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि इंटायर रिव्यू प्रोसेस वो 90 डेज़ में कंप्लीट हो जाए। ले देखे पीयर रिव्यू का फंडा यही है कि पीयर रिव्यू कंप्लीट होना 90 डेज़ में। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफाइंग द प्रैक्टिस यूनिट अबाउट इट सिलेक्शन, कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, वो सिलेक्शन से 90 डेज़ है। तो देखो क्या है एक तरीके से, रिव्यूअर शैल विद इन 15 डेज़। सबसे पहले तो रिव्यूअर शैल विद इन 15 डेज़ और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। तो इंसेप्शन क्या है? स्टार्टिंग जो आंसर की देखो, इन्फॉर्मेशन रिसीव करी प्रैक्टिस यूनिट से, इन्फॉर्मेशन आई, और हमने भी इधर चार्ट में देखा था कि प्रैक्टिस यूनिट से हमको जो है इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब वो सैंपल सिलेक्ट करेगा 15 दिन के अंदर, कुछ एडिशनल क्लैरिफिकेशन थी तो क्लैरिफिकेशन ले लो, फिर वो सैंपल सिलेक्ट करके नोटिफाई कर दो सामने वाले को और एटलीस्ट उसको 15 दिन का टाइम दो कि हम आपका जो है ऑन साइट रिव्यू करने वाले हैं, या इनिशियल मीटिंग जो भी है, आप अपने रिकॉर्ड्स नेसेसरी जो रिकॉर्ड्स है वो नेसेसरी आप रख लो। तो कीप रेडी नेसेसरी रिकॉर्ड्स एंड देन राइट, तो आप कीप रेडी रखो नेसेसरी रिकॉर्ड एंड पर्टिकुलर आप कॉपरेशन करके, दोनों कॉपरेट करके ट्राई करो कि रिव्यू प्रोसेस कम्प्लीटली 90 डेज़ में ओवर हो जाए फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफाइंग द प्रैक्टिस यूनिट अबाउट इट सिलेक्शन ऑफ रिव्यू। तो 90 डेज़ कब से? जब से प्रैक्टिस यूनिट को नोटिफाई करा, तब वो नोटिफाई करने से 90 डेज़ तक आपको जो है पीयर रिव्यू कंप्लीट करना है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय NBFC। NBFC के अंदर कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड होते हैं, यूनिफॉर्मिटी रहे रिपोर्टिंग में इसलिए NBFC का जो फ्रॉड क्लासिफिकेशन है वो IPC से मैच करवा दिया कि NBFC IPC में जैसा है वैसे ही तुम भी करो। अब कायदे से देखा जाए तो ये तो बैंकिंग कंपनी जब हम पढ़ेंगे तब का है, तो इधर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला जनरल स्टेप्स ऑफ टू कंडक्ट रिस्क बेस्ड ऑडिट, ये भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इधर आता नहीं है। कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान, ये भी करने की ज़रूरत नहीं, पता नहीं इधर क्यों ये सब डाल दिया इन्होंने। ओके, फिर ABN Company LLP is a large firm of chartered accountant based on Chennai. ABC and Company LLP is subject to peer review. ओके, लार्ज फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पीयर रिव्यू है, और जिसका पीयर रिव्यू 3 साल पहले ही हुआ। फॉर द पीयर रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 20, द फर्म गॉट इंटीमेशन ऑन अ पीयर रिव्यू फॉर द पीयर रिव्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। फर्म को इंटीमेशन मिला ऑन 31 मई। द फर्म गॉट एन इंटीमेशन, 1 सेकेंड, ओके, 1920 का पीयर रिव्यू करना है तो इंटीमेशन 31 मई को आ गया कि आपका पीयर रिव्यू होगा, मतलब एक तरीके से न्योता आ गया तुमको, आपका पीयर रिव्यू होगा। अब द प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू गॉट स्टार्टेड, पीयर रिव्यू स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हुआ 29 सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये तो चौथे महीने में ख़त्म हुआ, मतलब 90 दिन के बाद। तो इन व्यू ऑफ पीयर रिव्यूअर द सिस्टम एंड प्रोसीजर ऑफ ABC, पीयर रिव्यूअर के हिसाब से जो ABC का सिस्टम एंड प्रोसीजर है ना वो डेफिशिएंट है। अब पीयर रिव्यूअर डिड नॉट शेयर एनी ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन विद ABC एंड कंपनी LLP, और पीयर रिव्यूअर ने एक भी चीज़ शेयर नहीं करी, मतलब कि उसको दिख गया कि ड्राफ्ट ये उसको दिख गया कि डेफिशिएंट तो है, नॉन कंप्लायंस है, पर ये सब चीज़ें उसने शेयर नहीं करी, वो सेटिस्फाइड नहीं था सिस्टम एंड प्रोसीजर से। देखो हम ये स्टेज 2 देख रहे हैं कि जो उनकी मीटिंग होती है, कंप्लायंस रिव्यू होता है, इंगेजमेंट रिकॉर्ड्स का रिव्यू होता है, आप पूरा पीयर रिव्यू कर लिया आपने, पर बाकायदा अच्छे तरीके से करा, पर आप रिव्यूअर एट द एंड इसको ये लगा कि सिस्टम एंड प्रोसीजर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और जब नहीं होता है तो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी जाती है क्लाइंट को कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ऐसा तो ना डायरेक्ट रिपोर्ट दे देंगे। इस भाई ने तो शेयर ही नहीं करे ऑब्जर्वेशन और एक फाइनल रिपोर्ट दे दी। तो यही जो अभी अपन बात कर रहे हैं कि कंप्लीट करने के बाद ऑन साइट रिव्यू पीयर रिव्यूअर रिपोर्ट करने से पहले, बोर्ड को देने से पहले, बोर्ड को करने से पहले एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देता है।
प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देता है टू द क्लाइंट, जिस क्लाइंट का करा है ना पीयर रिव्यू, उसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देता है, ठीक है। और अपनी फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करता है कि जो जो उसको गड़बड़ लगी कि मैं डेफिशिएंट सिस्टम एंड प्रोसीजर है, कुछ नॉन कंप्लायंसेस है, कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, यही सिस्टम एंड प्रोसीजर डेफिशिएंट है, रेफरेंस कुछ पॉलिसीज़ का नॉन कंप्लायंसेस है, कुछ क्लैरिफिकेशन अगर उसको चाहिए ऑडिट के दौरान। एक तो हो गया कि सिस्टम एंड प्रोसीजर डेफिशिएंट है, ठीक है, सिस्टम एंड प्रोसीजर डेफिशिएंट है। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्लाइंट और प्रैक्टिस यूनिट को देंगे अबाउट द डेफिशिएंट सिस्टम एंड प्रोसीजर, या पीयर रिव्यू करने के दौरान आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ नॉन कंप्लायंस दिखे, तो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दोगे। अब पीयू अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा 15 दिन के अंदर, ये लिखा हुआ है, प्रैक्टिस यूनिट 15 दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा। अब रिप्रेजेंटेशन सबमिट करा, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, नहीं हो, देखो अगर सेटिस्फाइड हो तो एक पीयर रिव्यू बोर्ड को आप फाइनल रिपोर्ट दे दोगे कि मुझे कुछ मैं सेटिस्फाइड नहीं था अबाउट द सिस्टम एंड प्रोसीजर, या कुछ नॉन कंप्लायंस था, या मेरे को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, तो मैंने उनको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी, उन्होंने रिस्पांस दिया 15 दिन के अंदर, और मैं सेटिस्फाइड हो गया, तो मैं आपको फाइनल रिपोर्ट दे रहा हूँ। पर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और कॉपी तो आप ठीक है प्रैक्टिस यूनिट को भी देंगे, पर अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है जो इधर लिखा हुआ है, तो ये सब हमने क्या लिखा है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, एक मॉडिफाइड रिपोर्ट दोगे। फाइनल रिपोर्ट तो दोगे पीयर रिव्यू बोर्ड को, पर वो मॉडिफाइड रिपोर्ट होगी। साथ ही साथ ये जो मॉडिफिकेशन के रीजंस है, रीजंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, ये भी बताओगे। फिर ये बताओगे कि क्या आपकी इनिशियल फाइंडिंग्स थी जो आपने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में भेजी थी, वहाँ से रिस्पांस क्या आया, आप डिससेटिस्फाइड हो तो क्यों डिससेटिस्फाइड हो, तो एक मॉडिफाइड रिपोर्ट पीयर रिव्यू बोर्ड को दोगे। अब मॉडिफाइड रिपोर्ट आपने दे दी है, एक तरीके से मॉडिफाइड रिपोर्ट आपने दे दी है। अब इसके आगे अब 3 महीने के अंदर अब पीयर रिव्यू बोर्ड रिसिप्ट हो गया बोर्ड को पीयर रिव्यू रिपोर्ट रिसिप्ट आ गई, बोर्ड को रिपोर्ट आ गया। अब अगर पीयर रिव्यू की रिपोर्ट अगर प्रॉपर है तो ऐसे केस में पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दे देगा प्रैक्टिस यूनिट को, और जिसमें मेंशन भी कर देगा कि देखो नेक्स्ट ड्यू डेट आपकी पीयर रिव्यू की ये है, इस टाइम तक करवा लेना। और अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट है तो आप ये बोलोगे कि मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊँगा क्योंकि आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे क्योंकि उससे कुछ कारण है, और फिर भी आपको ड्यू डेट बताएंगे। अब इधर आपको ड्यू डेट जो है, नेक्स्ट ड्यू डेट पीयर रिव्यू का नहीं बताएंगे, इधर आपको ड्यू डेट बताएंगे फॉलो ऑन रिव्यू का, कि मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता क्योंकि रीज़न ये है, आपका फॉलो ऑन ऑडिट है, और फॉलो ऑन ऑडिट और 1 साल के बाद होगा, पर विच में रिड्यूस आफ्टर 6 मंथ, रिड्यूस टू 6 मंथ, मतलब उसको 6 महीने तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो पीरियड ऑफ 1 ईयर में भी रिड्यूस बट शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ, ठीक है। तो फॉलो ऑन रिव्यू आपको कराना है, पर वो 1 ईयर 1 साल के अंदर आपको कराना है, विच में भी फर्दर रिड्यूस टू 6 मंथ। आप समझो सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट हो तो। और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टिफिकेट, जब एक्सपायरी ऑफ सर्टिफिकेट हो जाता है, जैसे कि एक सर्टिफिकेट है जिसमें आपको बता के रखा है कि इस टाइम तक आप अपना नेक्स्ट पीयर रिव्यू करवा लेना, वो सर्टिफिकेट अब एक्सपायर हो गया, आपने पीयर रिव्यू नहीं करवाया, तो उसके बाद वो पीयर रिव्यू कंडक्ट होने से पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने साइन करे हैं वो सारे के सारे साइन डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाएंगे। तो एडवाइजेबल है कि आप पीयर रिव्यू करवा लो, एक्सपायरी होने के 1 महीने पहले से ही पीयर रिव्यू करवाना चालू कर दो। फिर लिखा हुआ है इसमें, ये क्वालिटी रिव्यू का कि पीयर रिव्यू का, ये भी पीयर रिव्यू का। 1 सेकेंड, देखो अब ज़्यादा तो है ही नहीं, ज़्यादा अब क्वेश्चन है ही नहीं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है। CS सुदर्शन अपॉइंटेड एज पीयर रिव्यूअर फॉर प्रीत एसोसिएट। CS सुदर्शन अपॉइंट कैसे हुआ, एज अ पीयर रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है मैसेज प्रीत एसोसिएट के। हैज़ आस्क फॉर ऑल द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट सोली टू असिस्ट द क्लाइंट इन प्रिपरेशन, कंपाइलिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपने ये ले लिया, आपने पूछ लिया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट जो सोली किसके लिए है, जो असिस्ट करता है क्लाइंट को इन प्रिपेयरिंग एंड कंपाइलिंग कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैरीड आउट बाय प्रीत एसोसिएट। पर ये सब आप तो नहीं मांग सकते ना, आपने आस्क तो कर लिया, पर ये स्कोप में कवर ही नहीं है, ये पीयर रिव्यू में कवर ही नहीं है। पीयर रिव्यूअर CS सुदर्शन हैज़ ऑल्सो सेंट, देखो पहली चीज़ तो कवर नहीं है, उसने फिर ये भी लिखा है कि हमने हैज़ ऑल्सो सेंट आउट अ मेल, पीयर रिव्यू बोर्ड को मेल करा रिगार्डिंग इस सिलेक्शन। तो पीयर रिव्यूअर CS सुदर्शन ने सेंड करा है मेल पीयर रिव्यू बोर्ड को रिगार्डिंग इन सिलेक्शन। मिस्टर प्रीत द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म, इस फर्म की मैनेजिंग पार्टनर है प्रीत, सीक योर एडवाइस, उसको आपसे एडवाइस चाहिए। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ एश्योरेंस सर्विस इंगेजमेंट में आपको समझना पड़ेगा कि वो चीज़ें आती ही नहीं जो अभी अपन ने बात करी थी। तो
देखो यही जो है ये सुदर्शन करेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इंगेजमेंट और सोली टू असेस जो भी है आर नॉट कवर्ड इन द स्कोप एंड पीयर रिव्यूज डायरेक्टेड एट एश्योरेंस इंगेजमेंट ओनली। ओके, मतलब ले देख के सिर्फ यही बोलना था। ये जो क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट हम देख रहे थे कि पीयर रिव्यूअर ने सेंड किया मेल पीयर रिव्यू बोर्ड को रिगार्डिंग इस सिलेक्शन, ये सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं है इधर। चलो एक बार आंसर देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड में स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू में स्कोप बता के रखा है, जहाँ पे ये बोला है कि कंप्लायंस करना है प्रोफेशनल एथिकल, अच्छा स्कोप पूरा बता दिया कंप्लायंस करना है प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड का, फिर उसने गाइडलाइंस भी लिख दी होगी। अच्छा ओके, उन्होंने पूरा स्कोप बता दिया। फिर एश्योरेंस सर्विस का मतलब क्या होता है, एश्योरेंस इंगेजमेंट सर्विसेज, और उसमें बता के रखा है कि इसमें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ये सब इंक्लूड नहीं है। अब सीए सुदर्शन अपॉइंट हुआ पीयर रिव्यूअर, उसने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का आस्क किया है और ठीक है ओके। तो ऐसा कि इसमें इस वाले 1 सेकेंड सॉरी, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था कि पीयर रिव्यूअर सीए सुदर्शन ने सेंड आउट किया मेल पीयर रिव्यू बोर्ड को रिगार्डिंग इस सिलेक्शन, तो ये सब चीज़ें इसका कोई मतलब नहीं है इधर, ये ट्रिन है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, कि पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू में डिफरेंस क्या है, राइट। एंड देन अगर हम देखें तो उसके बाद सिर्फ एमसीक्यू है और हमारा इंडिपेंडेंस का असेसमेंट है, वो तो हम देख चुके हैं। इंडिपेंडेंस असेसमेंट ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट हमको करना पड़ता है, तो पर्टिकुलर पॉइंट्स है, ठीक है, कुछ इतना खास नहीं है। ओके 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 फाइन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आरटीपी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो हम सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन देखते हैं कि पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू में अंतर क्या है। चलो, डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। पीयर रिव्यू पीयर रिव्यू में पार्टीज कौन होती है, एक तो पीयर रिव्यूअर और प्रैक्टिस यूनिट। वैसे ही क्वालिटी रिव्यू में इंगेजमेंट पार्टनर एंड ऑडिट फर्म होती है। पीयर रिव्यू इट्स अ रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर, हम सिस्टम एंड प्रोसीजर को रिव्यू करते हैं और ये देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस वो सिस्टम एंड प्रोसीजर में है कि नहीं है। तो ऑल्दो सैम्पल ऑडिट फाइल आर इंस्पेक्टेड बाय द पीयर रिव्यूअर, इट इज़ डन फॉर द पर्पस दैट देयर इज इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर। तो हमको तो सिस्टम एंड प्रोसीजर देखना है, और अगर आप देखो कि ऑब्जेक्टिव तो वेदर सिस्टम एंड प्रोसीजर वेदर पैट स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, सिस्टम एंड प्रोसीजर प्रॉपर है कि नहीं, क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन हो रही कि नहीं, और उसका इंटेंशन। फिर भी आप एक और की ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि इंटेंशन इज़ नॉट टू फाइंड आउट द फॉल्ट बट हेल्प टू डेवलप द इफेक्टिव सिस्टम। हम तो हेल्प कर रहे टू डेवलप इफेक्टिव सिस्टम, यही था कि हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। इज़ नॉट टू फाइंड आउट द डेफिशिएंसी बट टू इनहैंस द क्वालिटी ऑफ सर्विस। एंड और एक और की ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू फाइंड आउट आइसोलेटेड केसेस, हमको ऐसा पर्टिकुलर आइसोलेटेड केसेस को नहीं फाइंड आउट करना है, हमको तो वीकनेस फाइंड आउट करनी जो परवेसिव और क्रोनिक इन नेचर है। अब अगर कॉन्ट्रास्ट में देखें क्वालिटी रिव्यू को, तो ये सब भी हमने लिख के रखा है कि जो क्वालिटी रिव्यू है वो तो पूरा अलग ही है। 1 सेकेंड, क्वालिटी रिव्यू is supposed to act as deterrent. Quality review board is constituted by the central government or independent of ICAI as per 28 है CA Act। सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी है कि वो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बना सकता है। अब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पर्टेन्स टू वन पर्टिकुलर ऑडिट। ओके, वो ये नहीं देखता है, वो प्रैक्टिस यूनिट की तो बातें नहीं कर रहा है, वो तो और कट टू कट बात कर रहा है। एक पर्टिकुलर ऑडिट ले लिया उसने, तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑडिट इसने ले लिया, वन पर्टिकुलर ऑडिट, और ये देख रहा है कि वो पर्टिकुलर ऑडिट में प्रॉपर कंप्लायंसेस हुए कि नहीं हुए, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड आउट एरर एंड इनएडिक्वेसी। उसका ऑब्जेक्टिव ही ये होता है। उधर तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू फाइंड आउट द डेफिशिएंसी, की फॉल्ट फाइंड आउट करना। हमको तो ये करना है कि हमको तो इन्हांस करना है क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो इसलिए हमारा फोकस उन वीकनेस पर रहता है जो परवेसिव एंड क्रोनिक है, एंड स्टेप्स लिए जाते हैं कि कैसे तरीके से उनको इन्हांस करें। पर इधर तो जो है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, ये तो डेटरेंट है, एंड एक पर्टिकुलर ऑडिट पे ये क्वालिटी रिव्यू होता है। और इफ़ एनी इस कमिटेड, मतलब कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट ऑडिटर ने कमिट करा है वाइल कंडक्टिंग दी ऑडिट, तो सीरियस एरर डिटेक्टेड इन क्वालिटी रिव्यू डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं। तो एक सुपरवाइजरी है एंड डिसिप्लिनरी फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव इज फाइंड आउट, इसका ऑब्जेक्टिव है जो फाइंड आउट द एरर एंड इनएडिक्वेसीज, एंड इफ देयर इज अ सीनियर एरर देयर सीरियस एरर देन पर्टिकुलर डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन अगेंस्ट मेंबर। ओके, अगला, रोशन, अ प्रैक्टिसिंग सीए इज अपॉइंटेड टू कंडक्ट द पीयर रिव्यू ऑफ अनदर प्रैक्टिसिंग यूनिट। तो रोशन एक प्रैक्टिसिंग सीए है, उसको अपॉइंट किया है कि आप पीयर रिव्यू करो एक अनदर प्रैक्टिसिंग यूनिट का। तो असेसमेंट करा, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, तो ठीक है, वो 5 जनरल कंट्रोल लिख देंगे, फिर इंडिपेंडेंस का तड़का मार देंगे, तो ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था।
यू आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। ओके, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक अच्छा तगड़ा क्वेश्चन आया है और इसकी तो ज़रूरत भी थी क्योंकि अमेंडमेंट का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड, यू आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई द फॉलोइंग प्रैक्टिस यूनिट इनटू लेवल 1 एंड लेवल 2 एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ पीयर रिव्यू अलॉन्ग विथ प्रोवाइड द रीज़न कि आपने क्यों करा, राइट। एज्यूमिंग द सर्विस हैव बीन अंडरटेकन इन द पीरियड अंडर रिव्यू बाय द सीए फर्म, तो ये नेम ऑफ द फर्म से, ये एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच फर्म, ये प्रैक्टिस यूनिट है। अब आप उसको बताओ लेवल 1 या लेवल 2। अब लेवल 1 और लेवल 2 आपको देखना है तो सबसे पहले आपको ये पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि लेवल 1 प्रैक्टिस यूनिट को 1 इन 3 ईयर हम करते हैं, लेवल 2 प्रैक्टिस यूनिट को 4 साल में एक बार करते हैं। तो अभी अपन सब देखते हैं। देखो, MTN कंपनी वो स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है प्राइवेट कंपनी का, विच इज़ एन एसोसिएट ऑफ अ कंपनी, और नेटवर्थ उसका 300 करोड़ है। अब देखो, एंटिटीज़ जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है और आप उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, दिखा है ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एंटिटीज़ जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है। अब ऐसे कैसे लेवल 1 एंटिटीज़ हो गई, लेवल 1 एंटिटीज़ मतलब बड़ी एंटिटीज़ हो गई, लेवल 2 छोटी होती है। पकड़ लिया, ये लेवल 1 एंटिटीज़ हो गई, ठीक है। चलो, ये तो आपने सही बोला। दूसरा, GBLN कंपनी, उसने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है म्यूचुअल फंड का। अब कायदे से देखा जाए AMC, म्यूचुअल फंड, पब्लिक ट्रस्ट, NBFC, इन सब का अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो ये भी लेवल 1 है, तो इसलिए ये भी लेवल 1 हो गई। फिर एक और आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। ओके, ये एक और स्टैट्यूटरी ऑडिट आया, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, इधर भी स्टैट्यूटरी ऑडिट के पॉइंट्स है और स्टैट्यूटरी ऑडिट करा है जो सेक्शन 8 की कंपनी है, बट इट इज़ नॉट कवर्ड एज पब्लिक इंटरेस्टेड एंटिटी। कोई ये पब्लिक इंटरेस्टेड एंटिटी नहीं है, जो पब्लिक कंपनी नहीं है, सेक्शन 8 की प्राइवेट कंपनी होगी और रेस करा है कॉन्ट्रीब्यूशन 50 करोड़ से ज़्यादा। अब देखो, सेक्शन 8 कंपनी है और देखो ये अगर कंट्रीब्यूशन रेस कराए तो ये गवर्नमेंट स्कीम और डोनेशंस हो गया ना 50 करोड़ से ज़्यादा, ये हो गया लेवल 1 एंटिटी। BTSN कंपनी कंडक्टेड स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो BTSN कंपनी जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसने कंडक्ट करा स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो उसने पब्लिक कंपनी का करा है बट वो अनलिस्टेड है। आप समझो, हमने तो ये पढ़ा है इधर लिस्टेड एंटिटीज़, हमने अनलिस्टेड एंटिटीज़ तो कहीं देखा नहीं। चलो देखते हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का करा है, नेटवर्थ 4 करोड़ है एंड टर्नओवर 55 करोड़ है। नेटवर्थ 4, टर्नओवर 55, नेटवर्थ 4, टर्नओवर 55, और पेरेंट कंपनी का 325 है। देखो, अब समझो, इधर तो लिस्टेड एंटिटी हो गया, मतलब अनलिस्टेड एंटिटी इधर नहीं आएगा। अब अनलिस्टेड एंटिटी की बात करें तो इधर हो गया कि एंटिटी जिसका नेटवर्थ 5 करोड़ से ज़्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है। अब इधर तो नेटवर्थ 4 करोड़ है, पर जो टर्नओवर है वो टर्नओवर तो 55 करोड़ है, तो कायदे से तो लेवल 2 होना चाहिए। अब देखो, प्रैक्टिस यूनिट ने अंडरटेक करा स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडियरी, वो सब्सिडियरी है क्योंकि पेरेंट कंपनी का 325 करोड़ है ना, तो ये बोल रहे हैं कि ये सब्सिडियरी है ऑफ एन एंटिटी जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ है। एक बार देख लेते हैं। ओके, एंटिटी जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ है और प्रैक्टिस यूनिट हैज़ अंडरटेकिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ कंपनी जो उसकी सब्सिडियरी है, जो सब्सिडियरी ऑफ एन एंटिटी हैविंग नेटवर्थ मोर देन 250 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू शैल बी ट्रीटेड। अच्छा, उसको भी लेवल 1 मान लेंगे, तो ऐसे केस में उसकी सब्सिडियरी को भी मान लेंगे। ओके, ये भी लिख लेते हैं हम, ये हमने नहीं लिखा था, राइट, हमने ये नहीं लिखा था। फिर आती बात TJ के एसोसिएट। ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिट करा है LLP का, 1 सेकेंड, स्टैट्यूटरी ऑडिट करा है LLP का, एक LLP का स्टैट्यूटरी ऑडिट करा है, राइट, जिसने लोन 35 करोड़ का रेस किया बैंक से। तो रेस फंड, ये इधर अपन ने पढ़ा, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, देखो नेटवर्थ और टर्नओवर तो कुछ नहीं देख रखा है, जिसने रेस करा है फंड पब्लिक या बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इसने लोन बैंक से 35 करोड़ का लिया और NBFC से 10 करोड़ का लिया, तो ले दे के 45 करोड़ हो गया, पर 25 से 50 के बीच में, जैसे कि इसमें लेवल 2 एंटिटी हो गई है। तो समझ रहे हो, ये लेवल 2 एंटिटी हो गई और इस तरीके से हमने जो है अच्छे से सारे क्वेश्चन को कवर करे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल CTV। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, पढ़ो, कमेंट करो, जितना आपको कमेंट करने के हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, राइट। बेल नोटिफिकेशन आपके डिस्क्रिप्शन पे, बट बाकी चीज़ें तो आप करो ही करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम जो है पीयर रिव्यू के MCQs करेंगे। ओके, बाय। और नोट करना कि अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन Q&A सीरीज चल रही है, नोट्स का रिवीजन तो सेपरेटली होगा ही होगा,
पर अभी हमारा Q&A सीरीज़ करना ज़रूरी है। एक बार हमें क्वेश्चन तो समझ में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाद में नोट्स पढ़ते रहेंगे, उस क्वेश्चन की लर्निंग हम जो है नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, देन हम नोट्स का रिविजन करेंगे। ओके, बाय।